हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग डीआईबी इंदौर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, करंट अफेयर की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसके तहत हम पहुंच गए हैं अप्रैल 2024 के करंट अफेयर पर। इसके पहले के करंट अफेयर के वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, जो ये करंट अफेयर की सीरीज है, ये स्पेशली तैयार की गई है जो आपका 23 जून है ना, 23 जून 2024 को एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उससे संबंधित है। तो अगर आप इसके पहले के करंट अफेयर को जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल अप्रैल 2024 का करंट अफेयर। अप्रैल 2024 के करंट अफेयर की जो पहली खबर है, पहली घटना है, वो क्या है कि डीआरडीओ ने एमपीए एमपीए टीजीएम, ठीक, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया और यह परीक्षण कैसा रहा? सफल रहा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जब युद्ध में हम जाते हैं तो वहां एक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है थल सेना द्वारा। ठीक है, तो अगर एक देश टैंक से हमला करता है तो दूसरा देश क्या करेगा? उसे रोकने का प्रयास करेगा। तो इस जो ये टैंक होता है ना, ऐसे करके होता है और यहाँ पे ऐसे कटरी टाइप का होता है, तो दूसरा देश क्या करता है? इसको नष्ट करने का प्रयास करता है। तो इसी टैंक को नष्ट करने के लिए क्या बनाई जाती है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इसी क्रम में भारत ने क्या किया है? जो भारत का डीआरडीओ है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। तो डीआरडीओ ने क्या किया है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है? मैन पोर्टेबल मतलब ऐसा है कि मैन द्वारा पोर्टेबल किया जा सकता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। किसे? इस एंटी टैंक मिसाइल को। ठीक, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में किसके द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो मैन पोर्टेबल है का परीक्षण किया गया? तो किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है, अभी तक क्या था कि एंटी टैंक मिसाइल जो थी मैन पोर्टेबल, उसके लिए हम लोग विदेशों पर निर्भर थे, है ना। अब क्या हुआ है कि भारत ने अपनी मिसाइल डेवलप कर ली है। इसी क्रम में दोस्तों दूसरी खबर है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1A का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अब तेजस क्या है? तेजस दोस्तों स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। क्या क्या है? पहला टर्म है स्वदेशी, ठीक, फिर हल्का, फिर क्या है? लड़ाकू विमान, है ना, लड़ाकू विमान। क्या दोस्तों कि हम लोग अपने रक्षा उत्पादों के लिए विदेशों पर अत्यधिक निर्भर हैं। उसी के क्रम में जो हम लोग कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है? एक लड़ाकू विमान विकसित किया है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था दोस्तों तेजस। ठीक, तो तेजस सीरीज में क्या है कि एक तेजस है, एक है तेजस मार्क 1, ठीक, MK1, और एक तेजस मार्क 2। ठीक, ये तीन सीरीज है तेजस सीरीज की, तेजस लड़ाकू विमान की। तो तेजस तो हमारी वायुसेना को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो तेजस मार्क 1 है ना, तो इसका एक उन्नत वर्जन बनाया गया है। ठीक, जो उन्नत वर्जन बनाया गया है उसको क्या नाम दिया गया है? तेजस मार्क 1A। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? ये जो परीक्षण किया गया था तेजस मार्क 1A का, वो परीक्षण सफल हो गया है। और ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना की गई थी 1940 में। ठीक है, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा संबंधी उपयोगी हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली खबर है कि QS क्वार्टरली साइमंड्स, ये क्या है? ये संस्था है दोस्तों यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। ये क्या करती है? ये वैश्विक स्तर पर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनकी रैंकिंग जारी करती है ना, कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है, किस देश की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी कौन है, इस सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी देश की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो उसी क्रम में क्या किया गया है? 2024 की रैंकिंग QS रैंकिंग नाम से जारी की गई है। किसके द्वारा? क्वार्टरली साइमंड्स के द्वारा। ठीक है, तो जो ये रैंकिंग जारी की गई है, इसमें जो इंस्टीट्यूट
शामिल थे और उसमें उनका क्रम क्या है वो हम देखते हैं। ठीक, तो दुनिया के दोस्तों 1559 शिक्षण संस्थानों का क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। और जो ये 1559 शिक्षण संस्थान थे, इसमें से जो 69 विश्वविद्यालय थे वो किसके थे, भारत के थे। ठीक, अब एक प्रश्न यहां से सीधे बन सकता है कि क्यूएस ने जो सर्वेक्षण किया था उसमें भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल थे, तो कितने विश्वविद्यालय शामिल थे इसमें शामिल थे 69। ठीक है, अब देखिए जो भारत के इंस्टीट्यूट्स की या विश्वविद्यालयों की रैंकिंग रही उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें दोस्तों इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आईआईटी बॉम्बे प्रथम स्थान पे रहा। ठीक, व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन में आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है, फिर दोस्तों ये है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में दिल्ली यूनिवर्सिटी। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में कौन, एम्स दिल्ली, AIIMS एम्स है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, तो कौन सी एम्स, दिल्ली। ठीक, फिर नेचुरल साइंस में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS, ये आपने सुना होगा बेंगलुरु। ठीक, और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में IIT दिल्ली। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी में यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कुछ जो तथ्य इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है, क्यूएस जारी करता है, क्वार्टरली असाइनमेंट्स। ये कहां की संस्था है, ये ब्रिटेन की संस्था है। भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल थे इनके सर्वेक्षण में, 69। ठीक, और विभिन्न कैटेगरियों में जो भारत के टॉप के इंस्टीट्यूट थे वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि भारत ने रक्षा सौदे के तहत ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी। ठीक, फिलीपींस दोस्तों ये एक देश है, साउथ चाइना सी में पड़ता है ना। और फिलीपींस के बारे में और क्या क्या फैक्ट हैं, फिलीपींस में ADB है ना, ADB का मुख्यालय है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि फिलीपींस और भारत के बीच रक्षा समझौता हुआ था जिसके तहत भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी जानी थी मतलब बेची जानी थी। ठीक, अब ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक, ये भारत और किसने मिलकर विकसित किया है, भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ठीक है, अब देखिए ये सुपरसोनिक, एक होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, एक होती है हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ये सब क्या होता है दोस्तों, स्पीड से संबंधित होते हैं। इसकी स्पीड 1 मैक के बराबर होती है, इसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक तक होती है, और इसकी हाइपरसोनिक की 5 मैक से अधिक होती है। ठीक, और मैक क्या होता है, मैक होता है कि किसी जो कण का वेग अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, है ना, ध्वनि का वेग। मतलब ये है कि जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है वो ध्वनि के वेग से 5 गुना तेजी से चलती है। ठीक है, चलिए तो ये पता नहीं कहां पहुंच गए हम लोग। तो जो हमने सौदा किया है, किसके साथ सौदा किया है, फिलीपींस के साथ। किस चीज का, ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल किसने किसने बनाया था, भारत और रूस ने मिलके। उसके तहत पहली खेप जो है वो फिलीपींस को पहुंचा दी गई है। ठीक है, अब क्यों पहुंचाई गई, क्योंकि दोस्तों जो साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी, वहां चीन और फिलीपींस के बीच विवाद चलता रहता है। क्योंकि भारत का भी विवाद चलता है चीन के साथ, तो वही कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, दोस्त होता है। तो उसी क्रम में हमने क्या किया है कि फिलीपींस के साथ अपने रक्षा सौदों को मजबूत किया। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, ये लिंक करने में सहायता प्रदान करती हैं किसी खबर को। ठीक है, क्वेश्चन सीधे ये बन सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी, तो किसी सौंपी है भारत ने, वो सौंपी है फिलीपींस को। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि टाइम पत्रिका की 2024 की प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में भारत की आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को स्थान प्राप्त हुआ।
एक टाइम नाम की मैगजीन है जो अमेरिका में प्रकाशित होती है, अमेरिका के भूखंड द्वारा, मतलब अमेरिका में मुख्यालय है। तो दोस्तों वो हर साल क्या करती है कि दुनिया भर के प्रभावशाली 100 लोगों की सूची बनाती है, और जो 2024 की सूची तैयार की गई है उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें शामिल है आलिया भट्ट, ये अभिनेत्री हैं, और साक्षी मलिक जो है वो इंडियन रेसलर हैं। ठीक, ये 2024 की सूची जरूर बनी है, लेकिन 2024 अभी पूरा नहीं हुआ, ये 2024 में जारी की जाती है, लेकिन ये 2023 में प्रभावित करने वाले जो दुनिया की 100 हस्तियां रहती है ना, उनको शामिल किया जाता है इस लिस्ट में। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो टाइम मैगजीन की टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तित्व की रैंकिंग थी, उसमें भारत के कौन कौन से व्यक्ति शामिल हुए? तो कौन कौन शामिल थी? आलिया भट्ट, और दूसरी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कौन है? रेसलर है। ठीक है, फिर अगली खबर दोस्तों, अगली खबर कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2023 अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। ये किसने जारी किया है? ये कहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि जो 2023 वर्ष है वो अब तक का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है ना। आपने सुना होगा जलवायु परिवर्तन, है ना, ये सब उसी का प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैस। चलिए ऐसे हम लोग अंदर एंट्री करेंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है कि अंगारा A5, ये क्या है? ये एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है जिसका विकास किया गया है रूस द्वारा, और ये क्या कर सकता है? ये 24.5 टन, नहीं टन, 24.5 टन का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। कहां ले जा सकता है? अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ठीक, अगर क्वेश्चन बनेगा सीधे तौर पर तो क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंगारा A5 क्या है? तो ये एक रॉकेट है। अंगारा A5 का विकास किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा किया गया। ये कितना भारी पेलोड अपने साथ ले जा सकता है? 24.5 टन का जो पेलोड होगा दोस्तों। ये क्या है? ये रॉकेट है, यही अंगारा 5। ठीक है, और पेलोड यहां पे रहता है मेनली। ठीक, बाकी ये जो है ना, ये सब इसके बूस्टर रहते हैं, यहाँ ईंधन वगैरह रहता है, ये सब खत्म होता जाता है लास्ट में इतना ही बचता है। इतना क्या, मेनली ये वाला। ठीक है, तो ये पेलोड में जो रहता है ना, कि जब ये ऊपर जाके ब्लास्ट होगा तो इसमें जो सैटेलाइट वगैरह रहती है वो अंतरिक्ष में स्थापित हो जाती है। तो ये जो है ना, यहाँ पे 24.5 टन का पेलोड जो है वो ले जा सकता है। जो हमारा LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है ना, वो कितना ले जाता है? वो तो 5 से 6 टन तक ही ले जा पा सकता, मतलब ले जा सकता है। ठीक है, चलिए, ठीक, याद रखिएगा क्या नाम है? अंगारा A5। LVM का फुल फॉर्म क्या आता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर है कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई है? UNDP के द्वारा जारी की गई है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। कौन जारी किया है? UNDP। ठीक है, ये सीधे तौर पर प्रश्न बन सकता है कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो दोस्तों जो ये रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया कि 2022 में भारत में प्रति व्यक्ति ने 55 किलोग्राम भोजन को बर्बाद किया है। अर्थात हमने 55 किलोग्राम खाना बर्बाद किया है 2022 में। हमने मतलब मैंने, ठीक है, और आपने भी किया, तो हमारा और आपका मिलाकर कितना हो जाएगा? 110 किलोग्राम। ठीक, बाकी आप सबके साथ 55-55 किलोग्राम ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें ये औसत तौर पर निकाला जाता है। हो सकता है कि हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इसमें योगदान ना दिया हो, लेकिन सामूहिक रूप से योगदान दिया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति ने 2022 में 55 किलोग्राम भोजन क्या किया है? बर्बाद किया है। ठीक है, और जो खाना पूरे विश्व में बर्बाद हुआ है वो $1 ट्रिलियन का था, जो कि
84 लाख करोड़ रुपए के बराबर का था। ठीक है, और हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं ना, 5 ट्रिलियन। तो उन 5 ट्रिलियन कब तक बन रहे हैं हम लोग? 5 ट्रिलियन 2027। ठीक है, बाकी बाकी अगर कोरोना नहीं आया दोबारा तो, है ना, नहीं तो अगर कोरोना ना आता तो हम 2022 तक 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाते। ठीक है, तो इसमें 1 ट्रिलियन का खाना बर्बाद किया गया है पूरे विश्व के द्वारा। कब? वर्ष 2022 में। भारत के लोगों द्वारा कितना बर्बाद किया गया है? 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। और फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक, अब दोस्तों अगली खबर देखिए। दुबई में हाल ही में भारी वर्षा देखी गई। ठीक है, लेकिन प्रशासन ने क्लाउड सीडिंग कार्य किया है, इस बात से क्या किया है? इनकार किया है। ठीक, जो दुबई में वर्षा हुई, वर्षा वर्षा ठीक है, वर्षा जो हुई, ये देखिए सब कुछ डूब गया। दुबई दोस्तों देखिए, दुबई यहाँ पे होगा, कहाँ पर है? ये हमारा मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट के बारे में हम लोग बताया था। ये है यूएई, ठीक है, और ये है अबू धाबी, और यहाँ पे पड़ता है दुबई। तो दोस्तों दुबई में भारी बारिश देखी गई, भारी मात्रा में वर्षा हुई। अब रेगिस्तान में इतनी भारी वर्षा हो तो वो रेगिस्तान ही क्यों बनता, है ना, वहां वर्षा बहुत कम होती है। तो जब यहाँ भारी बारिश हुई तो लोगों ने अनुमान लगाया कि क्या दुबई ने क्लाउड सीडिंग कराई है। तो जो हमारा मेन तथ्य है, फैक्ट है, जो एग्जाम में आ सकता है, तो ये तो मान लीजिए बहुत मुश्किल है कि पूछ सकता है कि किस मिडिल ईस्ट शहर में भारी वर्षा हुई, ये तो बहुत मुश्किल है पूछना, लेकिन क्लाउड सीडिंग पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्लाउड सीडिंग ये होता है कि जो सिल्वर आयोडाइड होता है ना, सिल्वर एजी लिखते हैं, आयोडाइड को आई लिखते हैं, है ना, एजी। तो इसका क्या किया जाता है? इसको स्प्रे किया जाता है अंतरिक्ष में, सिल्वर आयोडाइड को। तो ये क्या करता है सिल्वर आयोडाइड कि अंतरिक्ष में जब सिल्वर आयोडाइड के कण जाते हैं तो आसपास की जो नमी रहती है उसको संघनित करता है, और जब संघनन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? एक जब मात्रा के पश्चात जब भारी हो जाएगी संघनन और जल की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। तो लोगों ने कहा कि कहीं दुबई ने जो क्लाउड सीडिंग तो नहीं कराई है। तो फिर यहाँ का जो यूएई प्रशासन है उसने क्या कहा है कि नहीं भाई, हमने क्लाउड सीडिंग नहीं कराई। एक पक्ष ये है कि क्लाउड सीडिंग कराई गई है, और एक पक्ष ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम है। क्यों? क्योंकि जहां कभी वर्षा नहीं होती, कहीं कभी बारिश नहीं होती इतनी, वहां इतनी बारिश कैसी हो गई? और क्योंकि वहां पे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हमारे यहाँ कभी इतनी भी बारिश हो सकती है, इस वजह से जो जल निकासी की सुविधा है वो बेहतर तरीके से नहीं बनी थी। इस वजह से कि पूरा एयरपोर्ट डूब गया, पूरी गाड़ी वगैरह सब डूब गई। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग याद रखिएगा। और क्लाउड सीडिंग में कौन से तत्व नहीं, कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। मेन अपना फैक्ट यही है, बाकी दुबई तो आता जाता रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है? कृत्रिम रूप से वर्षा भी कराई है, और जो कृत्रिम वर्षा होती है ना, ये क्लाउड सीडिंग द्वारा ही कराई जाती है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि WHO द्वारा विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 कौन जारी किया है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसके तहत विश्व में 25.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस है, और इसमें सबसे ज्यादा 8.3 करोड़ लोग चीन के हैं, और भारत के कितने लोग हैं? 3.53 करोड़ लोग हैं। क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट कौन जारी करता है? WHO जारी करता है। जो विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक हेपेटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति किस देश में है? चीन में है। भारत में कितने लोग हैं? लगभग 3.5 करोड़ लोग हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। अगली खबर है कि आरबीआई द्वारा वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति
5 अप्रैल 2024 को जारी की गई। ठीक है, इसका लक्ष्य 4+-2 की मुद्रा स्थिति को बनाए रखना है। यह आरबीआई के गवर्नर द्वारा जारी की गई है। बहुत सारे तथ्य आगे हैं। पहला तथ्य क्या है कि वर्ष 2024-25, ठीक। अब एक शब्द तो नहीं लिख सकते थे कि 2024 का या 2025 का। क्यों? क्योंकि जो वित्तीय वर्ष चालू होता है वो कब से कब तक चालू होता है? वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब तक चलता है? मार्च तक, 31 मार्च तक। ठीक। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि अप्रैल 2024 से कोई वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, तो ये मार्च होगा वो किसका होगा? वो 25 का होगा। तो इसलिए क्या लिख देते हम लोग? 2024-25। ठीक है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था लेकिन हमने बना दिया, कोई बात नहीं। फिर मौद्रिक नीति जारी की जाती है। तो दोस्तों दो प्रकार की नीतियां होती है, एक मौद्रिक नीति होती है, एक राजकोषीय नीति होती है। तो जो मौद्रिक नीति होती है वो किसी देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है, सेंट्रल बैंक। ठीक। और जो राजकोषीय नीति होती है वो सरकार जारी करती है। जो मौद्रिक नीति रहती है इसका मेनली उद्देश्य ये होता है कि जो बाजार है, मार्केट है, उसमें मुद्रा की उपलब्धता किसकी मात्रा को कम या ज्यादा करना। ठीक, ज्यादा मात्रा होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, है ना। उसको कम करने के लिए फिर मौद्रिक नीति ऐसी बनाई जाएगी कि बाजार से जो पैसा है वो खींच लिया जाए। कहाँ? इंस्टीट्यूशन द्वारा। कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा? वित्तीय संस्थाओं द्वारा, जैसे बैंकों द्वारा। ठीक, इसके लिए मौद्रिक नीति तैयार की जाती है। क्वेश्चन कौन कौन से हमारे ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ये है कि 2024-25 की मौद्रिक नीति कब जारी की गई। ठीक। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह रहता है कि जो मुद्रास्फीति की दर है ना, वो 4+-2 बनाए रखना। मतलब 4 में 4 जोड़ दो, मतलब 4 में 2 जोड़ दो 6 हो जाएगा, और 4 में 2 कम कर दो तो 2 हो जाएगा। मतलब 6 से 2 के बीच मुद्रास्फीति की जो दर है वो बनाए रखना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये मौद्रिक नीति जारी तो कर दी गई है अभी, और इसमें द्विमासिक समीक्षा भी होती है। अर्थात हर 2 महीने बाद क्या किया जाएगा? इस नीति को रिव्यू किया जाएगा और स्थिति के अनुसार देखा जाएगा कि बैंक रेट बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है, रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है ना। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? कौन जारी करता है ना। 2024-25 की कब जारी की गई। ठीक। और बहुत डिटेल में पूछा तो रेपो रेट क्या है, ये सब पूछ सकता है ना वर्तमान में। चलिए, तो ये था क्वेश्चन मौद्रिक नीति से संबंधित। फिर अगली खबर क्या है? अगली खबर यह कि 2023-24 में आईपीओ द्वारा प्राथमिक बाजार से कंपनियों द्वारा 61,915 करोड़ रुपए जुटाए गए। दोस्तों क्या होता है कि जो शेयर मार्केट होता है ना, उसमें दो प्रकार के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राथमिक बाजार, एक होता है द्वितीयक बाजार। तो प्राथमिक बाजार क्या होता है? द्वितीयक। प्राथमिक बाजार ये होता है कि जो कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो वो तो बेचेगी ना। हाँ, तो जो ये पहली बार कंपनी द्वारा शेयर बेचे जाते हैं ना, वो कहाँ बेचे जाते हैं? प्राथमिक बाजार में। ठीक। और जो इनके द्वारा शेयर बेच दिए गए तो इनका जो क्रय विक्रय होता रहता है ना, वो होगा द्वितीयक बाजार में। तो जो पहली बार आईपीओ जो जारी किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार जब शेयर जारी किया गया, तो आईपीओ द्वारा जो देश की कंपनियों ने कितने पैसे जुटाए हैं? 61,915 करोड़ रुपए। कब? वर्ष 2023-24। वर्ष 23-24 कौन सा? वित्तीय वर्ष में। ठीक है। चलिए फिर अगली खबर देखते हैं कि वर्ष 2023-24 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष भंडार कितना रहा? 645.58 अरब डॉलर रहा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आरबीआई के पास रहता है फॉरेन रिजर्व भारत का। 645.58 करोड़ रुपए रहा। प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न ऐसे बन सकता है कि 2023-24 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना रहा? कितना रहा? 645.58 अरब डॉलर। ठीक है। फिर 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये काफी इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है निर्यात क्षेत्र में, खासतौर से रक्षा उत्पादों के निर्यात में। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट जारी की जाती है सिपरी वगैरह की, उसमें यही बताया जाता है कि भारत दुनिया में रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है।
तो अगर हम इतनी बड़ी मात्रा में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं तो यह भी निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य है। एक प्रशंसनीय कार्य ऐसा है कि हम लोग इतना खर्च करते हैं रक्षा में, रक्षा के मतलब जो रक्षा बजट होता है उसमें से कुछ हिस्सा अगर यहाँ से वसूल जाता है तो बेहतर चीज है ना, वसूला जाता है तो। चलिए अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है कि फॉरेन ट्रेड से संबंधित जो डेटा है ना वो जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत सरकार द्वारा। ठीक, जो 2023-24 में भारत के वस्तुगत, ठीक, केवल वस्तुगत निर्यात की बात करते हैं, है ना। देखिए वस्तुओं का व्यापार होता है और सेवाओं का भी व्यापार होता है। ठीक, अभी हम लोग अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो वस्तुगत निर्यात किया गया वो 437.006 अरब डॉलर का रहा, जबकि वस्तुगत आयात रहा वो 677.24 अरब डॉलर का रहा। तो इस तरह व्यापार घाटा कितना रहा? 240.15 अरब डॉलर का रहा। ये केवल वस्तुगत आयात निर्यात का आंकड़ा है, अर्थात ये हुआ कि हमने निर्यात कम किया है और आयात ज्यादा किया है। तो नुकसान कितना हुआ हमें? 240.15 अरब डॉलर का। वही बात करें सेवाओं की, तो सेवाओं में हमने 339.62 अरब डॉलर का निर्यात किया है तथा 177.56 अरब डॉलर का आयात किया है। अर्थात इसमें जो भारत के पक्ष में कितना रहा व्यापार संतुलन? 162.5 अरब डॉलर। अर्थात यह हुआ कि सेवाओं के मामले में क्या कर रहे हैं, जो हमारा भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल है ना, और सॉरी वस्तुगत मामले में हमारा क्या है भुगतान संतुलन, वो प्रतिकूल है, और सेवाओं के मामले में अनुकूल है। ठीक, तो ये हमारा 240 अरब डॉलर क्या रहा? निगेटिव रहा। क्यों? क्योंकि ये सेवाओं से संबंधित है। यहाँ 162 अरब डॉलर कैसा रहा? पॉजिटिव रहा। क्यों? ये वस्तुगत निर्यात से संबंधित था, ये सेवागत निर्यात से संबंधित था। तो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में भारत का कुल घाटा कितना रहा? 78.12 अरब डॉलर। ठीक है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल जो निर्यात किया गया तथा कुल जो आयात किया गया उसके बीच का जो अंतर था वो कितना था? 78.12 अरब डॉलर। अर्थात हमने आयात ज्यादा किया है और निर्यात कम किया है। ठीक है, लेकिन क्या आपने एक और न्यूज पढ़ी होगी? विश्व बैंक जो रेमिटेंस रिपोर्ट जारी करता है ना, वर्ल्ड बैंक, उसके तहत 111 अरब डॉलर का रेमिटेंस भेजा जाता है भारतीयों द्वारा जो विदेशों में बसे हैं। तो उसके माध्यम से ये थोड़ा वसूल हो जाता है। अर्थात वसूल हो जाता है मतलब ये कि हमको बाहर से ऋण लेने की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो फैक्ट हैं वो कौन कौन से हैं कि वस्तुगत निर्यात जो वस्तुगत व्यापार में जो घाटा रहा वो कितना रहा? वो 240 अरब डॉलर का रहा। सेवाओं में कितना सरप्लस रहा? 162.5 अरब डॉलर का रहा। तथा कुल वस्तुओं और सेवाओं में कितना रहा भारत का भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल रहा? वो रहा 78.512 अरब डॉलर। ठीक है, चलिए अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है कि 2024-25 में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से संबंधित जो अनुमान है वो बहुत सारे वित्तीय संस्थाओं ने लगाए हैं। तो उन्होंने क्या अनुमान लगाए हैं देख लेते हैं। तो जो विश्व बैंक है उसने कहा है कि 6.6% वृद्धि दर रहेगी। किसकी? जीडीपी की। किसकी जीडीपी की? भारत की। ये देखिए केसरिया सफेद हरा, ये भारत का झंडा है। तो भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी कब? 2024-25 में वो कितनी रहेगी? 6.6%। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है विश्व बैंक ने। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा? इसने कहा कि 6.7% रहेगी। आईएमएफ ने कहा कि 6.8% रहेगी, और हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 7% रहेगी। ठीक, प्रश्न कई बार सीधे तौर पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछ लिया जाता है कि आईएमएफ ने कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है ना, विश्व बैंक ने कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है, आरबीआई ने कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है। 6.6 किसका रहा? विश्व बैंक का। 6.7 एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 6.8 आईएमएफ, और 7.0 आरबीआई द्वारा। ये सब क्या है? ये सब अनुमान है। और स्थिति का पता कब चलेगा दोस्तों? स्थिति का पता चलेगा अप्रैल 2025 में। ठीक है, चलिए
अगली खबर देखते हैं। अगली खबर यह है कि दोस्तों जैसे एक टाइम मैगजीन के बारे में हमने पढ़ा था ना कि उसने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की एक सूची जारी की है, उसी प्रकार एक मैगजीन और है फोर्ब्स। फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है किसकी? अरबपतियों की, दुनिया में जो अमीर लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि जो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो 2024 की रिपोर्ट जारी की गई, उसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, ये है बर्नार्ड अर्नोल्ड। हम लोग क्या है, एलन मस्क सुनते सुनते थक गए हैं, तो अब नया नाम याद कर लेना। क्या नाम है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, जब शेयरों का जो भाव है ना वो कम ज्यादा होता रहता है, तो इनकी संपत्तियों में भी परिवर्तन आता रहता है। तो जब ये रिपोर्ट जारी की गई, उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये कहाँ के हैं? ये हैं दोस्तों फ्रांस के। ठीक, और उसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी जी, है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है? गौतम अडानी जी। और तीसरे स्थान पर शिव नडार। ठीक है, और जो भारत की सबसे अमीर महिला रही हैं वो कौन है? वो सावित्री जिंदल जी हैं। जिंदल स्टील से संबंधित हो सकते, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन सावित्री जिंदल क्या है? भारत की चौथे नंबर की सबसे अमीर है तथा महिलाओं में प्रथम स्थान पर। ठीक, प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं इससे? प्रश्न ये बन सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है फोर्ब्स के अनुसार? बर्नार्ड अर्नोल्ड। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी जी। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल। ठीक, और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 813 अरबपति कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, जबकि 473 अरबपति कहां है? चीन में। तथा भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? 200। ठीक, और इसमें चौथा प्रश्न ये भी कर लीजिए कि भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? कितनी है? 200। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर यह है कि इरेडा, IREDA, जो ऊर्जा से संबंधित एक भारत सरकार का उपक्रम है, वो देश की 17वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है आ जाए, है ना, पूछता रहता है ना कि नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 17 हो गई है। और 17वीं कंपनी कौन बनी है? इरेडा। ये देखिए IREDA। ठीक, नियुक्तियों की बात करें तो संजय नायर जो है वो क्या बन गए? एसोचैम के नवीन अध्यक्ष बन गए। ये एसोचैम क्या है? ये जो वाणिज्यिक कंपनियां हैं उनका एक संघ है। ठीक है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन बन गए? संजय नायर बन गए हैं। 17वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? इरेडा बनी है। एडमिरल DK त्रिपाठी ये क्या बन गए हैं? नौसेना प्रमुख बन गए हैं। नौसेना प्रमुख बन गए हैं। कौन? एडमिरल DK त्रिपाठी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से कहां? सतना जिले से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, फिर NDRF के नए महानिदेशक कौन हुए हैं? पीयूष आनंद। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक, NDRF क्या है? नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स। ठीक है, आपदा प्रबंधन मोचक बल। चलिए, फिर क्रिस्टीना जॉर्जीवा IMF की MD अर्थात प्रबंध निदेशक पुनः निर्वाचित, पुनः नहीं पुनः निर्वाचित हुई हैं या चुनी गई हैं। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाल ही में किस महिला को पुनः IMF का प्रबंध निदेशक बनाया गया है? ये कहाँ की है? ये है बुल्गारिया की। ठीक है, फिर RBI से संबंधित न्यूज है कि RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं T रविशंकर, इनके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई है। ठीक है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में 17वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? इरेडा बनी है। वर्तमान में भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 17 है। ठीक है, फिर एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर बने हैं। ठीक, फिर बन सकता है कि हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? DK त्रिपाठी जी को। फिर NDRF के जो महानिदेशक वो किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद जी को, है ना। फिर हाल ही में किस RBI के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? वो कौन है? T रविशंकर। एक गवर्नर होता है दोस्तों और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक, ये फैक्चुअल चीजें, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। ठीक,
ठीक, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी को प्रदान की गई थी। किसके लिए? उनकी जो एक कृति थी आत्मकथा, इसके लिए प्रदान किया गया था। तो जो 2023 का सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया है? ये मलयालम उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए प्रदान किया गया है प्रभा वर्मा जी को। ठीक है, ये है प्रभा वर्मा। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम क्या था? इनके उपन्यास का नाम था रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? प्रश्न ये बन सकता है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 2023 का किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। उनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, उनके उपन्यास का नाम पूछा जा सकता है। शुरुआत कब की गई? 1991 में की गई। पहली बार किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन जी को प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2024 में ये किसे दिया गया? ग्रीष्मा कुठार जी को। ठीक है, ये नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता बल्कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक, फिर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया। ठीक है, जो ये दीनानाथ मंगेशकर जी थे, ये लता मंगेशकर जी के पिताजी हैं, है ना, वो भी एक संगीतज्ञ थे। तो उनके नाम पर क्या है? एक ट्रस्ट है, वो ये पुरस्कार प्रदान करता है। तो 2024 का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। ठीक, फिर अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन 2024 का श्रेष्ठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? चंद्रयान 3 की टीम को प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड है? अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन का अवार्ड है। कब? 2024 का। ठीक, एक बार और देखते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 का किसे प्रदान किया गया? ग्रीष्मा ठाकुर को प्रदान किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को। और जो अमेरिका का स्पेस फाउंडेशन अवार्ड है 2024, वो किसे प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है चंद्रयान 3 की टीम को, जो कि भारत की है। ठीक, फिर दोस्तों एक लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, वो 2024 के लिए दो खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। एक है एथेना बोनमती, ये है स्पेनिश फुटबॉलर है, और ये है नोवाक जोकोविक, जो कि टेनिस प्लेयर है। ठीक, क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि लॉरियस विश्व खेल अवार्ड 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ मेल खिलाड़ी कौन थे? नोवाक जोकोविक थे। और जो सर्वश्रेष्ठ फीमेल खिलाड़ी थी वो थी एथेना बोनमती। एक तो ये स्पेनिश नाम है, तो हम लोग हिंदी वाले देवनागरी में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ना, तो इसी के आसपास है उनका नाम। ठीक है, चलिए कहीं देखिए इसको कहीं कहीं ए ताना पढ़ा जाता है, कहीं इतना पढ़ा जाता, एताना पढ़ा जाता है ना, उस हिसाब से देखना। एताना बोनमती ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और जो सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेयर रहे वो कौन रहे? नोवाक जोकोविच रहे। ठीक, फिर दोस्तों कांस एक फिल्म फेस्टिवल है जो कि कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। तो वहां जो है पायल कपाड़िया जी की एक फिल्म गई है, उसका नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक, ये फिल्म गई है कांस में, और इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? ये है पायल कपाड़िया जी। ठीक है, तो सीधे बन सकता है कि कांस में भारतीय फिल्म की प्रविष्टि जो हुई वो फिल्म कौन सी थी। ठीक, फिर दोस्तों एक है टाइगर ट्रायम्फ, ये युद्धाभ्यास है। ये भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा युद्धाभ्यास है जो कि विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। ठीक है, ये देखिए ये 3 सेनाएं हैं अमेरिकी, ये आई थी युद्धाभ्यास करने। ठीक, प्रश्न बन सकता है कि टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच का संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो किनके किनके बीच का है? भारत और अमेरिका के बीच का। ठीक, अगली खबर दोस्तों, अगली खबर है IMT ट्रिलैट। ये भी एक युद्धाभ्यास है। IMT ट्रिलैट जो है ना, वो ट्राइलेटरल के लिए है, TRI फिर LAT, तो इन दोनों को मिला के ट्रिलैट बना दिया गया। और IMT का मतलब इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया,
इन तीनों देशों के बीच का जो युद्धाभ्यास है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है IMT ट्रिलेट। और ये मोजाम्बिक और तंजानिया का के तट पर हुआ था, जो कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का संयुक्त युद्धाभ्यास है। देखिए दोस्तों, ये है अफ्रीका और ये रहा तंजानिया और ये रहा मोजाम्बिक। तो यहाँ कहीं आसपास ये युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। क्योंकि युद्धाभ्यास किसके किसके बीच का है ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ संपन्न हुआ ये भी कई बार प्रश्न सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ किससे संबंधित है? भारत और अमेरिका से संबंधित है त्रिसेवा का। और IMT ट्रिलेट भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, फिर अगली खबर दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 को RBI की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर क्या किया गया? 90 रुपए का स्मारक सिक्का भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। जो RBI है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 के दिन क्या हुआ? 90 वर्ष पूर्ण हो गए। इस उपलक्ष्य में क्या किया गया? एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। और ये शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि RBI के गवर्नर भी हैं, और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, कितने वर्ष पूर्ण हुए। ठीक है, ये तो बेसिक सवाल है, लेकिन ठीक है, आपके सामने है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ। वह डाक टिकट भी सरकार द्वारा जारी किया गया। ठीक है, जो महावीर जी थे भगवान जैन मुनि, उनके निर्वाण महोत्सव पर क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है और एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। देखिए, ये 90 रुपए वाला सिक्का भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही ये 100 रुपए वाला सिक्का आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्मारक सिक्के हैं, है ना। उम्मीद नहीं लगा के बैठ जाना कि वो सिक्का तो मुझे नहीं मिला, अभी तक नहीं मिलेगा। ठीक, फिर खेल की बात करते हैं दोस्तों। जो खेल की बात करते हैं तो उसमें जो नितिन मेनन है, नितिन मेनन, ये लगातार 5वें वर्ष ICC के अंपायर के एलीट पैनल में शामिल हुए। ठीक है, ये अंपायर हैं और ये शामिल हो गए किसमें? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके एलीट पैनल में अंपायर हुए। ठीक, अंपायर, है ना। अभी हाल ही में IPL चल रहा है और उसमें अंपायरिंग का स्तर बहुत गिरा हुआ है। आप लोग ट्वीट कर देना थोड़ा बहुत। तो जो भारत के नितिन मेनन है वो क्या है? वो लगातार 5वीं बार ICC के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन ये, क्योंकि ये भारत के हैं और क्रिकेट में क्या हो, जनरली फॉरेन वाले ही अंपायरिंग ज्यादा करते हैं, भारत के कुछ ही अंपायर उसमें शामिल हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस भारतीय अंपायर को ICC के अंपायरों के एलीट पैनल में लगातार 5वीं बार शामिल किया गया? किस शामिल किया गया है? नितिन मेनन जी को। ठीक है, चलिए अगली खबर है दोस्तों कि T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है, अब दीपेंद्र सिंह एरी जो है ना, वो भारतीय नाम जरूर लगता है, लेकिन ये भारत के हैं नहीं, ये है नेपाल के। ठीक, और नेपाल से तो हमारा पुराना रिश्ता है ना, सीता माता जी वहीं की थी, राम जी की शादी में गए थे हम लोग वहाँ, तो याद रखना अपने ही लोग हैं। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि हाल ही में किस बल्लेबाज ने T20 में 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो किसने किया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने। इसके पहले दो लोग कौन थे? इसके पहले दो लोग थे, एक तो युवराज सिंह है, हिंदी में लिख देता हूं, युवराज सिंह भारत के, और दूसरे हैं केरन पोलार्ड, ये हैं वेस्ट इंडीज के। और इसके बाद तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? इसके बाद तीसरे बल्लेबाज बन गए दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक, इन्होंने किसके खिलाफ ये 6 छक्के लगाए हैं? इन्होंने ये 6 छक्के लगाए हैं वो कतर के खिलाफ। ठीक है, प्रश्न सीधे तौर पर बन सकता है। युवराज सिंह ने लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ और इन्होंने लगाए थे श्रीलंका के खिलाफ। 6 गेंदों का 1 ओवर होता है और 6 के 6 गेंद पे आप छक्के मार जाते हैं, तो ये उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाती है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर दोस्तों अगली खबर है कि मैथ्यू एडबेन व रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने मियामी ओपन, नियम ओपन नहीं है ये, मियामी ओपन टेनिस का जो युगल खिताब है वो जीत लिया है। ठीक है, ये ATP 1000 का टूर्नामेंट है, मियामी ओपन US में होता है ना, इन्होंने जीत लिया। क्योंकि ये जो रोहन बोपन्ना जी है ना, इनकी एज बहुत हो गई है, 44 साल,
44 ईयर्स, इसलिए अब भारत के भी हैं, है ना, तो इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था अपने जोड़ीदार, ये जो मैथ्यू एडवेन है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक, प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में जो मियामी ओपन का पुरुष युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया, मैथ्यू एडवेन और रोहन बोपन्ना के द्वारा। ठीक, फिर दोस्तों अगली खबर है इस कि भारत के डी गुकेश शतरंज के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता रहे या कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीता। दोस्तों जो ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीत जाता है ना जो व्यक्ति, वो चैलेंज कर सकता है विश्व चैंपियनशिप के लिए, जो वर्तमान में विश्व चैंपियन हो तो उनको वो आप चैलेंज करेंगे। कौन चैलेंज करेंगे, ये भारत के डी गुकेश, नाम याद रखिएगा। प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है कि अप्रैल 2024 का करंट अफेयर समाप्त होता है। अप्रैल में गर्मी बहुत पड़ रही है, चुनाव भी हो रहे हैं ना, इसकी वजह से बहुत सारी खबरें जो हैं वो अप्रैल माह में नहीं आई हैं, लेकिन जितनी भी खबरें आपके पास पहुंचाने लायक थी वो हमने क्या किया है, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्रम में हम फिर आपसे मिलेंगे अगले महीने के करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और धूप से बचिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।